हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉ की प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक समझौते के बारे में अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आपको लॉ के शासन संबंधी विचार और क्रांति संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं लॉ के शासन संबंधी विचारों की तरफ। जैसा कि अन्य विचारकों के द्वारा शासन के स्वरूपों के बारे में जो वर्णन है, वही लॉ भी उसी को आधार बनाकर अपने शासन के स्वरूपों का वर्णन करता है। जैसा कि अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं बताई हैं। अरस्तु ने 6 प्रकार के शासन प्रणालियों के बारे में वर्गीकरण किया है। पहला है राजतंत्र और दूसरा कुलीन तंत्र, तीसरा कुलीन तंत्र, तीसरा है प्रजातंत्र। यह 3 प्रकार की शासन प्रणालियों का वर्णन अरस्तु ने किया है। 3 शुद्ध रूप है और 3 अशुद्ध रूप। अशुद्ध रूप इसका है राजतंत्र का अशुद्ध रूप है निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र का अशुद्ध रूप है आततायी तंत्र, प्रजातंत्र का अशुद्ध रूप है भीड़ तंत्र। तो 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का वर्णन अरस्तु ने किया है और अरस्तु के इसी शासन प्रणालियों के वर्गीकरण को आधार मानकर सभी विचारकों ने अपने शासन संबंधी विचारों के संबंध में वर्णन किया है। वैसे ही वर्णन किया है। तो शासन प्रणालियां मुख्यतः 3 ही प्रकार की होती हैं। राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है और प्रजातंत्र होता है। तो यहाँ लॉक भी सरकार के 3 स्वरूपों का वर्णन करता है। लॉक कहता है कि सरकार के 3 स्वरूप होते हैं। सरकार के जो स्वरूप होते हैं वह 3 होते हैं स्वरूप। पहला है राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र, तीसरा है प्रजातंत्र। यदि शासन की सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वह राजतंत्र होता है। यदि शासन की सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है तो वह कुलीन तंत्र होता है। यदि सत्ता समूचे प्रजा के हाथ में होती है तो वह प्रजातंत्र होता है। तो इस तरह से लॉक 3 प्रकार के शासन प्रणालियों के बारे में वर्णन करता है। लॉक कहता है कि सरकार का स्वरूप चाहे किसी प्रकार का हो, परंतु सर्वोच्च सत्ता जो होती है जनता में ही निहित होती है। यानी कि लॉक कहता है कि सरकार का स्वरूप चाहे जो भी हो, जो सर्वोच्च सत्ता होती है वह जनता में ही निहित होती है, जनता में निहित होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लॉक ने जनतंत्री शासन प्रणाली का वर्णन किया है या लॉक ने प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया है, प्रतिनिधि शासन का विकल्प प्रस्तुत किया है या स्वरूप प्रस्तुत किया है। लॉक जो है सीमित प्रभुसत्ता के साथ ही संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। यानी कि वह संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक है। वह संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक है, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक होता है। और इसके साथ ही साथ वह सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन करता है कि राजा के हाथ में जो सत्ता होनी चाहिए वह सीमित होनी चाहिए, उसके ऊपर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। तो चूंकि लॉक का जो शासन होता है या शासन प्रणाली होती है वो समझौते के द्वारा स्थापित होती है। समझौते के द्वारा स्थापित एक न्यासी के रूप में होती है, यानी कि एक न्यास के रूप में होती है। जिस तरह से न्यास में विभिन्न व्यक्ति होते हैं, न्यास का मतलब ट्रस्ट है। जिस प्रकार न्यास में विभिन्न लोग होते हैं, विभिन्न लोग सम्मिलित होते हैं, कोई एक व्यक्ति अकेला कार्य नहीं कर सकता है, वह सबकी सहमति से ही कार्य करता है, वह सबके सहमति से ही कार्य कर सकता है। तो इस तरह से यह जो राज्य है, लॉक का जो राज्य है वह एक न्यास की तरह से है। यह एक न्यास की तरह से है जिसमें सारी जनता भागीदार होती है। जो शासन किया जाता है वह जनता की सहमति से ही किया जाता है और वह जो सरकार होती है वह अपने सभी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो लॉक कहता है कि सरकार के स्वरूप की निर्धारण की कसौटी यह है कि विधायी शक्ति कहाँ निवास करती है। विधायी शक्ति यानी कि जब विधायी शक्ति कहाँ निवास करती है इसके बारे में वर्णन किया जाए या चिंतन किया जाए, तभी हमें सरकार के स्वरूप के बारे में पता चलता है। सरकार के स्वरूप के बारे में तभी पता चलेगा जब हम देखेंगे कि यह विधायी शक्ति निहित कहाँ है, विधायी शक्ति निवास कहाँ करती है। तो वह कहता है कि सबसे अच्छी सरकार वह है जिसमें विधायी शक्ति विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के हाथों में निहित होती है। लॉक कहता है कि सबसे अच्छी सरकार वह है जिसमें कि विधायी शक्तियां विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में निहित रहती है, जो एक सभा में समवेत होकर स्वयं या दूसरों के साथ संयुक्त होकर कानून निर्माण की शक्ति धारण करते हैं।
तो इस तरह से लाक हम देखते हैं कि लाक के विचारों से वह प्रतिनिधि शासन में विश्वास करता है। तो लाक सरकार के 3 अंगों की बात करता है, सरकार के 3 अंगों की बात करता है। एक कार्यपालिका वह कहता है कि जिसके हाथ में प्रशासन की शक्ति होती है, यानी कि जिस अंग में प्रशासन की शक्ति होती है उसको कार्यांग या कार्यपालिका का नाम देता है। दूसरा व्यवस्थापिका, जिसके हाथ में विधि व्यवस्था या विधायन की शक्ति होती है, जिसके हाथ में विधि या विधान निर्माण करने की शक्ति होती है, वह व्यवस्थापिका होती है। यानी व्यवस्थापिका है कुछ लोगों का ऐसा समूह होता है, जनता के द्वारा नामित या जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो मिलकर विधि का निर्माण करते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। दूसरा हो गया कार्यपालिका संबंधी कार्य, यह है प्रशासन की जो शक्तियाँ होती हैं वह कार्यपालिका में निहित होती हैं, और यह प्रशासन जो होता है वह व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए विधियों के अनुसार करता है। और तीसरा, जिनके हाथ में कानून की व्याख्या करने का या दंड देने की शक्ति निहित होती है, कानून की व्याख्या करने का या दंड देने की शक्ति निहित होती है, वह हो जाती है न्यायपालिका। तो इस तरह से लाक ने सरकार के 3 अंगों का वर्णन किया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का वर्णन किया है। तो लाक कहता है कि ये जो तीनों कार्य होते हैं, वह तीनों कार्य अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित होगी तो वह व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा और शासन व्यवस्था भली प्रकार संचालित नहीं हो सकती है। इसलिए शासन को समुचित रूप से संचालित करने के लिए, कानून व्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि शासन जो है विभिन्न अंगों के द्वारा किया जाए। कार्यपालिका ये प्रशासन का कार्य करे और व्यवस्थापिका जो होती है यह केवल विधि निर्माण का कार्य करे। न्यायपालिका जो है वह संविधान की रक्षा करे, संविधान की व्याख्या करे, दंड दे, अपराध व्यवस्था को समाप्त करे। यह सारे कार्य जो हैं न्यायपालिका के द्वारा किए जाने चाहिए। परंतु लाक इन सब में व्यवस्थापिका को सर्वोच्च मानता है, यह व्यवस्थापिका को सुप्रीम मानता है। वह कहता है कि व्यवस्थापिका इसमें सर्वोच्च होती है, सुप्रीम होती है व्यवस्थापिका, लेकिन सर्वोच्च इतना भी नहीं होती है कि यह कुछ भी कर सकती है। व्यवस्थापिका तो सर्वोच्च होती है क्योंकि इसी के द्वारा विधि बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, और इसी के द्वारा बनाए गए विधियों के अनुसार प्रशासन किया जाता है, इसी के द्वारा बनाए गए विधियों के अनुसार न्यायिक प्रशासन किया जाता है। तो इस तरह से व्यवस्थापिका सर्वोपरि होती है, सर्वोच्च होती है। लेकिन व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है, लेकिन फिर इसके ऊपर कुछ नियंत्रण होती हैं, कुछ सीमाएँ होती हैं। वह नियंत्रण प्राकृतिक विधियों का होता है, वह जनता का होता है, उस पर जनता के द्वारा मर्यादा लगाई जाती है। यह व्यवस्थापिका जनता के अहित में कोई कार्य नहीं कर सकती है, कोई विधि नहीं बना सकती है। यानी कि जनता जब देखती है कि व्यवस्थापिका जनहित के विरुद्ध कार्य कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यवस्थापिका को बदल सकती है। तो व्यवस्थापिका के ऊपर भी जनता की मर्यादा है, जनता का नियंत्रण है। तो इसी तरह से कार्यपालिका के ऊपर भी प्राकृतिक विधि और व्यवस्थापिका की सीमाएं लगाता है। लाक इस कार्यपालिका के ऊपर भी प्राकृतिक विधि का और प्राकृतिक विधि की सीमा लगाता है। वह कहता है कि प्राकृतिक विधियों के प्रतिकूल न तो व्यवस्थापिका कार्य कर सकती है, न तो कार्यपालिका कार्य कर सकती है। और इसी तरह से कार्यपालिका जो होती है यह विधायन के अंतर्गत होती है और प्राकृतिक विधि के अधीन होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लाक की शासन प्रणाली है या शासन संबंधी विचार है, उसमें वह व्यवस्थापिका को सर्वोच्च महत्व देता है और राज्य को एक लिमिटेड कंपनी की तरह से प्रस्तुत करता है, राज्य को एक लिमिटेड कंपनी की तरह प्रस्तुत करता है या एक न्यास की तरह से प्रस्तुत करता है, जिसमें सभी जनता की भागीदारी है, सभी जनता की हिस्सेदारी होती है और शासक जनता के सहमत से ही कार्य कर सकता है, जनहित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। और व्यवस्थापिका सर्वोपरि होती है, लेकिन उसके ऊपर भी प्राकृतिक विधि और जनता की मर्यादाएं लगी होती हैं। आइए अब देखते हैं लाक के क्रांति संबंधी विचार। क्रांति संबंधी विचार। क्योंकि लाक के अंतर्गत राज्य का निर्माण जो होता है वह समझौते के द्वारा होता है। राज्य का निर्माण किसके द्वारा होता है? समझौते के द्वारा होता है। सभी लोग मिलकर समझौता करते हैं, समझौते के तहत अपने अधिकारों का अर्पण एक संस्था में
करते हैं तो जो समझौता होता है वह कुछ उद्देश्यों के लिए होता है। शासन का जो निर्माण किया जाता है वह कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो लॉक कहता है कि राज्य का निर्माण या शासन का निर्माण, शासन की स्थापना जनता ने अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। तो इस तरह से राज्य एक न्यासी के रूप में होता है और जन सहमति पर ही आधारित होता है, वह जनता की सहमति पर ही कार्य करता है। परंतु यदि शासन जो है निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में असफल हो जाता है और अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए। यानी कि जिस उद्देश्य के लिए राज्य की स्थापना हुई, राज्य की स्थापना क्यों हुई? सबके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, कानून और शांति स्थापित करने के लिए। यदि राज्य इनका पालन नहीं कर पाता या इनको कानून की स्थापना नहीं कर पाता है, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में जनता को चाहिए कि राज्य को भंग कर दे, यानी कि राज्य जो शासन को बदल दे और उसके स्थान पर ऐसे शासन व्यवस्था को स्थापित करे जो उसके अधिकारों का रक्षा करे, कानून और शांति व्यवस्था स्थापित करे, प्राकृतिक विधियों के अनुसार शासन संचालित करे। तो इस तरह से लॉक कहता है कि जब जनता यह अनुभव करे कि व्यवस्थापिका उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है, जब लोगों को लगे, जनता यह अनुभव करे कि व्यवस्थापिका उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है, तो जनता को यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है कि वह व्यवस्थापिका को हटा दे। जनता को यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है कि वह व्यवस्थापिका को हटा दे। यानी कि व्यवस्थापिका जब हमारे प्रतिकूल कार्य कर रही है, व्यवस्थापिका को हमने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया है, लेकिन वह हमारे उद्देश्यों से भटक रही है, तो ऐसी स्थिति में जनता का यह अधिकार होता है कि व्यवस्था को वह बदल देता है। तो इस तरह से लॉक जो है क्रांति के दो आधार प्रस्तुत करता है। क्रांति के दो आधार प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि क्रांति जो होती है वह दो आधारों पर होती है, यानी कि जब शासन जनता के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होता है, अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होता है, अधिकार की रक्षा नहीं हो पाती है, शासन के द्वारा नहीं हो पाती है, तो इस स्थिति में जनता को चाहिए कि वो शासन को हटा दे, यानी सरकार को भंग कर दे, उसके स्थान पे किसी दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति संस्था को नामित करे, शासन चलाने के लिए नामित करे, यानी कि सत्ता में परिवर्तन कर देना चाहिए। दूसरा, वह कहता है कि यदि किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है या कुछ व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है या कुछ व्यक्तियों को तकलीफ होती है सरकार से, तो ऐसी स्थिति में क्रांति नहीं होनी चाहिए। क्रांति तब तक नहीं होनी चाहिए, क्रांति तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि बहुमत का समर्थन न प्राप्त हो, जब तक कि बहुमत का समर्थन न प्राप्त हो। यानी कि क्रांति का आधार क्या है? बहुमत का समर्थन। क्रांति एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा नहीं की जा सकती है, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा की जा सकती है। क्योंकि जब बहुसंख्यक समुदाय को लगने लगा कि सरकार उसके हितों के प्रतिकूल कार्य कर रही है या उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक समुदाय मिलकर सरकार को हटा दे या शासन व्यवस्था को बदल दे, परिवर्तित कर दे। तो इस तरह से लॉक जो है लोगों को क्रांति करने का सुझाव देता है, और क्रांति का आधार जो होनी चाहिए वह बहुसंख्या होनी चाहिए, अल्पसंख्या नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को क्रांति करने का अधिकार नहीं है, बहुसंख्यक वर्ग को ही क्रांति करने का अधिकार है। तो इस आधार पे लॉक को हम क्रांति का दार्शनिक भी कहते हैं। लॉक को हम क्या कहते हैं? क्रांति का दार्शनिक भी कहते हैं। क्रांति का दार्शनिक लॉक को कहा जाता है। क्रांति का दार्शनिक लॉक को कहा जाता है। आइए अब देखते हैं लॉक का व्यक्तिवाद। यह कहा जाता है कि लॉक एक व्यक्तिवादी विचारक था। व्यक्तिवाद। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि लॉक व्यक्तिवादी था, इस कथन की समीक्षा कीजिए, या लॉक को व्यक्तिवादी क्यों कहा जाता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए या विश्लेषण कीजिए। क्या लॉक एक व्यक्तिवादी था? इस तरह के विभिन्न तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लॉक एक व्यक्तिवादी था या लॉक्स इंडिविजुअलिज्म के बारे में आप वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लॉक व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार देता है। लॉक व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार देता है, प्राकृतिक अधिकारों से सुशोभित करता है। अधिकार वह 3 प्रकार का अधिकार देता है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार
और संपत्ति का अधिकार। यह 3 प्रकार के अधिकार लाक ने व्यक्तियों को दिया है और कहता है कि राज्य की उत्पत्ति इन्हीं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है? इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है। तो राज्य के द्वारा इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि राज्य का यह हक नहीं है या अधिकार नहीं है कि वह किसी के प्राण ले ले। यानी कि जियो और जीने दो के सिद्धांत के आधार पर शासन व्यवस्था कार्य करती है। जियो और जीने दो, यानी कि यदि हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो उसको मारने का अधिकार भी हमें प्राप्त नहीं है। सबको जीवन जीने का अधिकार है। इसी तरह से वह कहता है कि सबको स्वतंत्रता प्राप्त है। सबको स्वतंत्रता प्राप्त है। सभी लोग अपने स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, भरपूर आनंद ले सकते हैं। राज्य के द्वारा स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से वह कहता है कि सबको संपत्ति का अधिकार है और संपत्ति के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, इसलिए सबको संपत्ति का अधिकार है और संपत्ति रखने का अधिकार है। राज्य संपत्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसीलिए लाक राज्य के ऊपर या राज्य सत्ता के ऊपर विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध लगाता है। विभिन्न प्रकार का वो प्रतिबंध लगाता है। प्राकृतिक विधियों का प्रतिबंध लगाता है। तो मानवीय प्रतिबंध आरोपित करता है या जनता का प्रतिबंध लगाता है। जैसा कि मैक्सी का कहना है, मैक्सी का कहना है कि लाक का कार्य राज्य सत्ता को ऊंचा उठाना नहीं बल्कि उसकी सीमाओं को दर्शाना था। लाक का कार्य राज्य सत्ता को ऊंचा उठाना नहीं बल्कि उसके सीमाओं को दर्शाना था। तो लाक के अनुसार जो शासक है वह समाज का एक अभिकर्ता है। जो शासक है, शासक यह एक एजेंट की भांति है। एजेंट मतलब कि अभिकर्ता। एजेंट एक अभिकर्ता की बात है। जैसे जो अभिकर्ता होता है वह कंपनी के नियमों के अनुसार कार्य करता है, उसका अपना अस्तित्व तो नहीं होता है, वह कंपनी का एजेंट होता है और कंपनी के दिशा निर्देशों के अधीन ही कार्य करता है। वह उसी के क्षेत्र के अधीन कार्य करता है, उसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है। इसी तरह से जो राज्य है वह एक एजेंट की भांति है। किसकी एजेंट है? जनता की एजेंट है। जनता की एजेंट है। जनता ने उसको दायित्व सौंपे हैं, उसको अधिकार सौंपे हैं और इन अधिकारों और दायित्वों से शासक बंधा हुआ है। राजा जो है या राज सत्ता जो है वह बंधी हुई है। तो लाक का जो राज्य है वह वास्तविक दृष्टि से एक राज्य नहीं है बल्कि एक लिमिटेड कंपनी के समान है। एक लिमिटेड कंपनी के समान है जिसके अधिपतियों के दायित्व सीमित है। जैसे कि लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें जितने भी शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, सबके जो है अधिकार सीमित होते हैं। कोई व्यक्ति अगर निर्णय लेता है तो सहमति से लेता है, एक व्यक्ति अकेला निर्णय नहीं ले सकता है। तो इस तरह से लाक जो है वह सीमित शासन का विचार प्रस्तुत करता है। इस तरह से लाक सीमित प्रभुसत्ता का विचार प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि जो राज्य का क्षेत्र है वह व्यक्ति के अधिकारों से सीमित है। जो राज्य का क्षेत्र है या शासन का क्षेत्र है वह व्यक्ति के अधिकारों से सीमित है। तो इस तरह से लाक के केंद्र में व्यक्ति है। इसके केंद्र में जो है वह क्या है? वह व्यक्ति है। केंद्र में जो है वह व्यक्ति है और परिधि पर राज्य है। यह राज्य है। राज्य केंद्र में व्यक्ति है और परिधि पर राज्य है। यानी कि जैसे कि परिधि में राज्य है और यह सैटेलाइट की भांति या उपग्रह की भांति व्यक्ति के चारों तरफ घूमता रहता है कि व्यक्ति का कहीं से अहित न हो, व्यक्ति का कहीं से अहित न हो। तो राज्य एक परिधि की तरह से है जो व्यक्ति के चारों तरफ घूमता रहता है और व्यक्ति से दिशा निर्देशन प्राप्त करता रहता है। तो लाक केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि वह धार्मिक क्षेत्र में भी व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करता है। धार्मिक क्षेत्र में भी प्रतिपादन करता है। धार्मिक क्षेत्र में भी वह व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करता है। वह लाक कहता है कि सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की छूट होनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता की छूट होनी चाहिए। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सबको प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह से लाक धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि राज्य का यह दायित्व है कि वह धर्म के मामले में कोई इंटरफियर न करे। वह धर्म के मामले में कोई इंटरफियर न करे। यह धर्म जो हो व्यक्ति का निजी क्षेत्र हो, वह व्यक्तिगत मामला हो। वह किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है या नास्तिक रह सकता है। राज्य को अपना धर्म जबरदस्ती किसी को अपनाने पर बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता की खुली छूट होनी चाहिए। तो इस तरह से लाक राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ वह धार्मिक क्षेत्र में भी व्यक्तिवाद का प्रतिपादन करता है। तो वह धार्मिक क्षेत्र में भी व्यक्तिवादी है।
मैक्सी फिर कहते हैं मैक्सी का पुनः कहना है कि लाक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बनाया है। लाक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बनाया है। लाक ने व्यक्ति को अधिकार दिए हैं, लाक ने व्यक्ति को अधिकार दिए हैं, संप्रभु भी बनाए हैं, फिर भी वह बहुमत को सर्वोच्च मानता है। व्यक्ति को भी अधिकार देता है लाक, वहाँ संप्रभु भी बनाता है, लेकिन वह बहुमत को सर्वोच्च मानता है, वह बहुमत की इच्छा को सर्वोच्च मानता है। वह कहता है कि व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह बहुमत की इच्छा का अवज्ञा करे। अब यहाँ पर वह व्यक्ति का भी विरोध करता है। वह कहता है कि व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह बहुमत की इच्छा की अवज्ञा करे। यहाँ तक कि क्रांति करने का अधिकार भी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संपूर्ण बहुमत का होना चाहिए, एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संपूर्ण बहुमत का होना चाहिए। तो यहाँ लाक सामान्य हित की बात करता है, यानी कि सबके हित की बात करता है, किसी एक व्यक्ति के हितों की बात नहीं करता है। वह कहता है कि शासन का उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तियों का विकास होना चाहिए, न कि केवल कुछ व्यक्तियों का विकास होना चाहिए। तो इस तरह से इन विभिन्न आधारों पर हम लाक को व्यक्तिवादी कह सकते हैं, क्योंकि उसने हर पग पग पर व्यक्ति का समर्थन किया है, व्यक्ति का समर्थन किया है और राज्य को परिधि पर रखा है, राज्य को परिधि पर रखा है और राज्य व्यक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करे। तो इसमें मैंने आपको बताया लाक के शासन संबंधी विचार और लाक के व्यक्तिवादी संबंधी विचार, लाक के क्रांति संबंधी विचार, इनसे आपको अवगत कराया। आइए अब चलते हैं लाक की आलोचना की तरफ। लाक की आलोचना कौन कौन सी होती है? तो लाक की पहली आलोचना यह है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं लाक की आलोचनाओं की तरफ। लाक की आलोचना किन आधारों पर की जाती है? पहला आधार यह है कि लाक ने मानव स्वभाव का एकांगी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। जैसा कि लाक कहता है कि मनुष्य में दया, प्रेम, सहानुभूति की भावना होती है, भाईचारे की भावना होती है, बंधुत्व की भावना होती है। यानी कि लाक ने मनुष्य को अच्छा बताया है, जहां हाब्स ने मनुष्य को बुरा बताया है। वह कहता है कि मनुष्य कायर है, डरपोक है, स्वार्थी है, निकृष्ट है, पशु की तरह से है, वह स्वार्थी है इत्यादि विभिन्न अवगुणों की तरफ हाब्स ने अपने ध्यान को दर्शाया है। हाब्स ने मनुष्य के अवगुणों का ही विश्लेषण किया है, जबकि लाक मनुष्य की अच्छाइयों का वर्णन करता है। लेकिन यह मनुष्य के स्वभाव के बारे में एकांगी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना गलत है। मनुष्य केवल अच्छा ही नहीं है, वह बुरा भी है। मनुष्य के अंदर केवल सकारात्मक प्रवृत्तियां ही नहीं पाई जाती हैं, मनुष्य के अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। वह स्वार्थी भी होता है, साथ साथ परोपकारी भी होता है। वह स्वार्थी भी होता है, परोपकारी भी होता है। वह दूसरों के साथ दया का भाव रखता है, सहानुभूति करता है। लेकिन कुछ बुराइयां भी मनुष्य में होती हैं, उन बुराइयों की तरफ लाक का ध्यान नहीं जाता है। लाक ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, आलोचकों का यह कहना है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वह काल्पनिक है। यह अवस्था कभी थी ही नहीं, प्राकृतिक अवस्था कभी थी ही नहीं, यह प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक होती है। क्योंकि जैसा कि लाक कहता है कि उसमें समाज था। लाक का जो सामाजिक समझौता है वह क्या है? पूर्व राजनीतिक है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। पूर्व राजनीतिक है परंतु सामाजिक है। लाक के सामाजिक समझौते में या लाक के स्टेट ऑफ नेचर में समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था, समाज था लेकिन राज्य नहीं था। तो जैसा कि आलोचकों का कहना है कि ऐसा लाक ने जिस प्रकार के समाज का चित्र खींचा है वैसा समाज या वैसी प्राकृतिक अवस्था कभी थी ही नहीं, प्राकृतिक अवस्था वैसी कभी थी ही नहीं। सदैव से मनुष्य शासित होता आया है, सदैव से मनुष्य किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा या सत्ता के द्वारा शासित होते हुए आया है और कानून का पालन करता रहा है। तो इस तरह से वह प्राकृतिक अवस्था इस तरह से लाक की जो प्राकृतिक अवस्था है वह काल्पनिक होती है। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि लाक ने संपत्ति के अधिकार को बहुत अधिक महत्व दिया है। लाक ने संपत्ति के अधिकार को बहुत अधिक महत्व दिया है, संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व। लाक संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व दे दिया है।
जबकि संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए। लाक कहता है कि राज्य का संपत्ति के ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन संपत्ति के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। आलोचकों का ऐसा कहना है कि संपत्ति के ऊपर लोगों का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति श्रम के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति ही श्रेष्ठ होती है। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने पर पाबंदी लगानी चाहिए। तो लाक ने संपत्ति के अधिकार को बहुत अनुचित महत्व दे दिया है, जबकि संपत्ति का अधिकार भी सीमित होता है। जैसा कि विभिन्न राज्यों के द्वारा संपत्ति के संबंध में कानून बनाए गए हैं और संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया है। लाक राज्य के नकारात्मक कार्यों का वर्णन करता है। राज्य के नकारात्मक कार्यों का वर्णन करता है। लाक कहता है कि राज्य को केवल वे ही कार्य करने चाहिए जो कि व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति तो सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन राज्य को वही कार्य करना चाहिए जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से लाक राज्य के बारे में एक पुलिस राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। पुलिस राज्य, जिसमें कि पुलिस जो होता है एक प्रहरी की भांति होता है, एक रक्षक की भांति होता है। वह समाज की रक्षा करता है, बाकी वह कुछ नहीं करता है। वह केवल शांति की स्थापना करता है, कानून की स्थापना करता है। बाकी समाज के सदस्य अपना सारा कार्य स्वयं करते हैं। तो इसी तरह से राज्य भी है कि राज्य व्यक्तियों को केवल सुविधाएं दें, व्यक्तियों के बीच या समाज में या राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करते रहे, और व्यक्ति में इतनी पावर है, इतनी योग्यता है, इतनी क्षमता है कि व्यक्ति अपना खुद विकास कर लेंगे। तो राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित और संकुचित कर देता है। जबकि आलोचकों का कहना है कि राज्य का जो क्षेत्र है वह लोक कल्याणकारी है। राज्य का जो स्वरूप है वह लोक कल्याणकारी है। आज राज्य के कार्य क्षेत्र इतने बढ़ गए हैं कि वह मनुष्य के पालने से लेकर कब्र तक राज्य प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षेत्र में वह कार्य करता रहता है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है या जब मृत्यु होती है, यानी कि पालने से लेकर श्मशान तक राज्य के सारे कार्य व्यक्तियों के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। लाक के बारे में नेक्स्ट आलोचना की जाती है कि लाक का जो राज्य है वह राज्य नहीं बल्कि सीमित दायित्व वाली कंपनी है। राज्य क्या है? वह राज्य नहीं है बल्कि सीमित दायित्व वाली कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। सीमित दायित्व वाली कंपनी है, एक लिमिटेड कंपनी है, एक न्यास की तरह से है, जिसमें जनता का प्रतिबंध रहता है, जिसके ऊपर जनता का प्रतिबंध रहता है और यह जनता के आदेशों और निर्देशों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि हम देखते हैं कि लाक ने व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है, व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है और राज्य को कम महत्व दिया है। राज्य को महत्व उसने कम दिया, उसका सारा ध्यान व्यक्ति की तरफ से है, व्यक्ति की तरफ ही है। इसीलिए लाक को हम व्यक्तिवादी कहते हैं या उदारवादी भी कहते हैं। लाक को क्या कहते हैं? उदारवादी या उदारवादी कहते हैं, और इसको उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। लाक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो लाक के अनुसार राज्य एक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो निश्चित और विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य का निर्माण करते हैं। सारे व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं कि निश्चित और विशेष उद्देश्यों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं। जिस तरह से एक विशेष हितों की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है, उसी तरह से विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से लाक के दर्शन की विभिन्न आलोचनाएं भी की जाती हैं। आइए देखते हैं लाक का योगदान। लाक ने समाज को या राजनीति को योगदान क्या दिया है? तो लाक ने सबसे पहला योगदान दिया है प्राकृतिक अधिकारों का। लाक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसमें उसने व्यक्ति के 3 अधिकार बताए हैं। एक जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, और यह 3 प्रकार के जो अधिकार हैं व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। व्यक्ति इसके बिना कोई अपना विकास नहीं कर सकता। यह मूलभूत अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट है व्यक्ति के। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और जो संपत्ति का अधिकार है उसमें जीवन और संपत्ति के अधिकार जो है इंक्लूड है। तो लाक ने राजनीतिक दर्शन को प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया या दिया है। और लाक की जो धारणा है वह व्यक्तिवादी है, वह व्यक्ति को महत्व देता है, राज्य को महत्व नहीं देता है। राज्य को महत्व नहीं देता है। वह कहता है कि राज्य का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का कल्याण करना है, व्यक्ति का कल्याण करना है। तो इस तरह से वह व्यक्ति को अधिक महत्व देता है और राज्य का महत्व गौड़ कर देता है। इसके अलावा वह संविधानवादी सरकार की स्थापना करना चाहता है, संविधानवादी
वादी सरकार की स्थापना करना चाहता है लाक। संविधानवादी सरकार यानी कि ऐसी सरकार जो संविधान के अनुसार चले, जो कानून के अनुसार चले, जो जनता द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार चले, जनता द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार चले, और ऐसी सरकार जो जन सहमति पर आधारित हो, यानी कि सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, या संवैधानिक राजतंत्र का सिद्धांत वह देता है। वह यह विचार देता है कि राज्य है, राज्य का शासन है, वह संविधान के अनुसार, या राजतंत्र जो है वह संविधान के अनुसार ही होना चाहिए, यानी संवैधानिक राजतंत्र का सुझाव देता है। तो इस तरह से वह संविधानवादी सरकार की स्थापना करता है। और लाक लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत या जनप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जैसा कि हॉब्स ने, ऑस्टिन ने, बोदा ने प्रभुसत्ता एक ही व्यक्ति में निहित कर दी है, या एक ही संस्था में निहित कर दी है। एक ही संस्था में निहित कर दी है कि एक ही व्यक्ति जो है वही प्रभुसत्ता है, वही संप्रभु है, वही निरंकुश है। हॉब्स भी कहता है, ऑस्टिन और बोदा का भी जो प्रभुसत्ता है वह एक व्यक्ति है या निश्चित व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर जो लाक है वह कहता है कि जो संप्रभुता होती है वह जनता में निहित होती है। यह संपूर्ण जनता ही संप्रभु है, और संपूर्ण जनता ही मिलकर शासन का निर्माण करती है, शासन के लिए कानून बनाती है। तो वह लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रतिपादन करता है। इसके अलावा लाक शक्ति विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। शक्ति विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। लाक कहता है कि शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यांग, विधांग और न्यायांग। कार्यांग, विधांग और न्यायांग, शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यांग, विधांग और न्यायांग। और इन तीनों अंगों को अलग अलग कार्य करना चाहिए। तीनों अंगों को अलग अलग कार्य करना चाहिए, इनकी शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति में इनके अधिकार निहित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लाक जो है वह उपयोगितावादी धारणा प्रतिपादित करता है। वह बेंथम और मिल की तरह से उपयोगितावादी धारणा प्रस्तुत करता है, यानी कि वह व्यक्ति के सुख को महत्व देता है। वह कहता है कि व्यक्ति सुखों को अधिक महत्व देता है, जिससे उसको आनंद की अनुभूति होती है, उसकी तरफ वह भागता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। जिससे उसको दुख की अनुभूति होती है, वह उससे दूर भागना चाहता है। यानी कि वह सुखवादी धारणा या उपयोगितावादी धारणा के आधार पर शासन की नींव रखता है। यानी कि जनता का उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्त करना, शांति प्राप्त करना। और सुख और शांति किसमें मिल सकती है? एक सरकार के अधीन कार्य करने से मिल सकती है। समस्त इच्छाएं एक व्यक्ति में निहित करने से मिल सकती हैं। तो इस तरह से उपयोगितावादी धारणा के आधार पर राज्य का निर्माण होता है। तो इस तरह से लाक ने जो राजनीतिक दर्शन को अपनी इस तरह से लाक ने राजनीतिक दर्शन को जो दिया है वह अमूल्य है, वह अमूल्य और बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, उसकी जो पुस्तक होती है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, यह अमेरिकियों के लिए बाइबिल बन गई, या अमेरिकी क्रांति की एक पाठ्य पुस्तक बन गई थी। और मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, मॉन्टेस्क्यू के विचारों पर भी लाक का ही प्रभाव है, लाक के शक्ति विभाजन का ही प्रभाव है। जैसा कि लाक कहता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों अंगों को अलग अलग कार्य करना चाहिए, शक्तियां बटी होनी चाहिए। तो इस तरह से मॉन्टेस्क्यू ने इसी आधार पर, लाक के इसी विचार के आधार पर शक्ति विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। जैसा कि मैक्सी का कहना है, मैक्सी का कहना है कि लाक के राजनीतिक दर्शन में ऐसा बहुत थोड़ा है जो उसकी मौलिकता को प्रकट करता है। उसके बहुत थोड़े विचार और सिद्धांत ऐसे होंगे जिनका पहले प्रतिपादन न हुआ हो, लेकिन फिर भी 17वीं शताब्दी के इस दुबले पतले किताबी कीड़े डॉक्टर को राजनीति शास्त्र के उन कुछ विचारकों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए जिनका कार्य कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तो लाक ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो दर्शन दिए हैं, वह अमर है, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस वीडियो में बस इतना ही। यह लाक का पार्ट 2, यह लाक के राजनीतिक विचारों का पार्ट 2 है। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने लाक को समाप्त किया।
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रूसो के सिद्धांतों के बारे में अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।